स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत वार्म वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल मिथल में। आज हम लोग कुछ खास जानने वाले, कुछ इंपॉर्टेंट चीज, ऐसा चीज जो आपको जान करके किसी को सजेस्ट भी कर सकते हैं, आप खुद के लिए भी यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है आज का, खास आपके लिए। तो मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको कोई कंप्यूटर लैपटॉप लेना होता है या किसी को सजेस्ट करनी होती है, कोई लेना चाहते हैं, अगर आपको उस फील्ड में नॉलेज है तो वो आपसे आके पूछते हैं कि भाई कौन सा लेना सही होगा, कैसा आपके लिए बजट। तो इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत सारी फैक्टर्स होती हैं। पहला तो होता है कि उनको कंप्यूटर लेनी क्यों है, पहला सवाल तो ये होती है। दूसरी होती है कि आपकी बजट कितनी है, ठीक है। तो जब आप शॉप में जाओगे तो शॉप वाले क्या, उनका मेन मोटिव होता है कि उनको ऐसा लैपटॉप उनको बेच देना जिनमें उनकी मार्जिन अच्छी हो जाए, उनकी कमाई अच्छी हो जाए, ठीक है। तो उनका मेन उद्देश्य तो यही रहेगा एज अ बिजनेसमैन। बट आपका मेन जो एम है वो ये होना चाहिए कि आप उनको ऐसा सजेशन दो जिसमें उनका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए, उनका बजट में भी आ जाए और उनको ज्यादा कॉस्टली भी ना पड़े। जी हाँ। तो इसके लिए क्या क्या ऐसे पॉइंट है जो आपको जाननी चाहिए, उनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो नंबर 1 पॉइंट जो हमारा है वो हमारा है लैपटॉप की मेमोरी, लैपटॉप का प्रोसेसर। सबसे पहला पॉइंट आता है कि कौन सा प्रोसेसर का लैपटॉप हम लोग परचेज करें। आज के डेट में जो प्रोसेसर अवेलेबल है, Core i3 है, Core i5 है, Core i7 है, Core i9 है। जी हाँ। तो कौन सा प्रोसेसर हमारे लिए बेस्ट होगा, हमारे लिए सुटेबल होगा। तो मैंने जैसे कि पहले ही बताया कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके अनुसार लेना ही है, आपकी बजट कितनी है उसके अनुसार लेना है। तो रिक्वायरमेंट मान लो कि मैं एक यूजर हूँ, नॉर्मल घर में यूज करूंगा, इंटरनेट सर्च करूंगा, मूवीज देखूंगा, डॉक्यूमेंटेशन करूंगा। तो मुझे एक स्पेशल रिक्वायरमेंट है कि मेरा प्रोसेसर कंप्यूटर हैंग भी ना करे, एक अच्छा फंक्शन करे, मेरे को दिक्कत ना हो ये सारी कामों में, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है प्रोसेसर के अलावा ग्राफिक्स की। ग्राफिक्स यानी हमारे सिस्टम में दो प्रकार का ग्राफिक्स होता है, एक होता है इंटीग्रेटेड और एक होता है डेडिकेटेड, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं आगे आपको बताऊंगा क्या होता है इंटीग्रेटेड, क्या होता है डेडिकेटेड। मैं बता दूं ये पॉइंट को क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इंटीग्रेटेड और डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड लेने से पहले या आपको लैपटॉप में देखने से पहले कि इंटीग्रेटेड है डेडिकेटेड है, आपको इसके बारे में जानना जरूरी है कि इंटीग्रेटेड अगर रहता है तो उसमें आपको क्या फीचर है, क्या प्रॉब्लम है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ठीक है। हर चीज का अपना एक फायदा और नुकसान होता है इन टेक्निकल टर्म में, ठीक है। तो डेडिकेटेड अगर लेते हैं तो उसमें क्या फायदा है, उसमें क्या नुकसान है, उसमें क्या मेरिट है, डिमेरिट है, ये आपको मालूम होना चाहिए। पहला तो ये इंटीग्रेटेड डेडिकेटेड क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। थर्ड जो फैक्टर हमारा मैटर करता है वो हमारी होती है मेमोरी यानी रैम। आपके लैपटॉप, डेस्कटॉप, कोई भी कंप्यूटर हो तो उसमें मेमोरी कितनी है, डेस्कटॉप रैम कितनी है। रैम के बारे में मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया था। अगर आपको रैम से रिलेटेड कुछ और भी डाउट है तो आप पुराने सेशन में जाएं, जाके पहले उसको अटेंड कर ले। और भी कुछ एक्स्ट्रा डाउट है तो कमेंट करें, मैं रैम से रिलेटेड वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो रैम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सिस्टम के, कंप्यूटर के, लैपटॉप के परफॉर्मेंस के लिए रैम का एक बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। रैम जितनी आपकी कंजम्पशन रहेगी, जितना आपका बढ़िया रहेगा, उतना आपको स्पीड मिलेगा, ठीक है। तो रैम, प्रोसेसर, ग्राफिक्स, इन तीनों के वजह से सिस्टम परफॉर्मेंस डिपेंड करता है, मेजर करता है, नापा जाता है, ठीक है। तो इन तीनों को बहुत ही सोच समझ करके हम लोगों को परचेज करना होता है, बाय करना होता है या किसी को सजेस्ट करना होता है। इन तीनों को सोच करके सजेस्ट करना होता है कि रैम आपको कितना रिक्वायरमेंट है, आप कितना। देखो, जितनी मल्टी प्रोसेसिंग वर्क आप प्रोसेसर को दोगे, जितना अलग अलग, जितना ज्यादा काम दोगे, उतना अधिक आपको रैम की रिक्वायरमेंट होगी। मैंने रैम के बारे में सिंपली मैं बता दूं तो रैम एक ऐसा मेमोरी है कंप्यूटर यूनिट का जिसको खुद कंप्यूटर यूज करता है और आप भी यूज करते हो। कहने का मतलब आपका जो कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, वो रैम को इस्तेमाल करता है। सबसे पहला उसको रैम चाहिए होती है, ठीक है। एक पर्टिकुलर रैम का अमाउंट वो खुद यूज कर लेता है। सपोज करो 1 GB 2 GB आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर लिया, जो बचा हुआ अमाउंट है वो आपके लिए इन दैट केस, मतलब कि आप जो कंप्यूटर में काम कर रहे हो, चाहे वो इंटरनेट चला रहे हो, वीडियो देख रहे हो, गेम खेल रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, तो उस काम पे डिपेंड करेगा कि आप कैसा काम कर रहे हो और उसको करने के लिए कितनी रैम की जरूरत होती है। तो उस हिसाब से आपको रैम होनी चाहिए आपके सीपीयू में, आपके कंप्यूटर सिस्टम में, आपके लैपटॉप सिस्टम में। तो बिफोर परचेजिंग लैपटॉप वी हैव टू नो दैट 3 फैक्टर्स। मेन 3 चीजें हमें जाननी होगी। नंबर 1 रैम, नंबर 2 प्रोसेसर का स्पीड या प्रोसेसर का टाइप, नंबर 3 ग्राफिक्स।
इंटीग्रेटेड है या डेडिकेटेड है। सो लेट्स बिगिन। आज हम लोग इसी चीज से रिलेटेड सारी बात को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलते हैं, पूरा वीडियो को वॉच करना ताकि ये सारा पॉइंट आपका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, आपका डाउट ना रहे, ना तो किसी को सजेस्ट करने में, ना तो खुद परचेज करने में, और ना ही अपने नॉलेज के मामले में। सो प्लीज पिन तक वॉच करना ताकि पूरा एंड तक आपको पूरा क्लियर हो जाए और आपका माइंड में वो चीज हमेशा के लिए बैठ जाए। ओके फ्रेंड। तो स्टूडेंट्स, हमने जैसे कि आपको ऑलरेडी बताया, हमारा आज का टॉपिक जो है कुछ खास होने वाला लैपटॉप बाइंग से रिलेटेड है। सीपीयू प्रोसेसर इसमें मेन जो मैंने इस टॉपिक को रखा है वो सीपीयू प्रोसेसर पे बेस्ड पे रखा है, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर का ब्रेन है वो सीपीयू प्रोसेसर है। सो अगर मैं सीपीयू के टर्म में बात करूंगा तो हर एक कंपोनेंट उसमें आ जाएंगी और सारे कंपोनेंट आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट आपके लिए नहीं बचेगा। तो आते हैं हम लोग डायरेक्टली पॉइंट पे। सबसे नंबर 1 पॉइंट हमारा जो सीपीयू का सॉकेट होता है एलजीए पीजीए। आज के डेट में अगर डेस्कटॉप का बात करूं तो एलजीए का अलग अलग सॉकेट अवेलेबल है। तो सॉकेट को पहले समझ लेते हैं क्या क्या है और क्या उसमें इंपॉर्टेंट। इसमें पहला चीज सॉकेट क्या क्या अवेलेबल है, सिर्फ एक सिंपल सा टर्म में जो बेसिकली आज के डेट में चल रहा मैंने उसको लिया है चुन करके आपके लिए। तो पुराने से बात करें तो एलजीए 775 जिसको सॉकेट टी कहते हैं, जिसमें कुल मिलाकर के पिन 775 पिन होते हैं। ये मैंने आपको डेस्कटॉप के लिए बताया। इसमें आपका डुअल कोर पेंटियम 4 और कोर 2 डुओ जो प्रोसेसर है वो आपका यूज होता है, जो कि जून 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया था। दूसरा हम लोग बात करें तो एलजीए 1156 जिसको सॉकेट एच कहते हैं, इसमें 1156 पिन होता है। और आपका कोर i3, कोर i5, कोर i7 जितने भी प्रोसेसर है डेस्कटॉप के लिए वो सारे इसमें कवर हो जाते हैं। ठीक है, ये सारे प्रोसेसर आपके 1156 पिन में कवर हो जाते हैं। ये सितंबर 2009 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं तो अगला हमारा जो सॉकेट है वो है एलजीए 1366 और इसको सॉकेट बी कहते हैं और इसमें आपका 1366 पिन्स लगते हैं। स्पेशली ये कोर i7 और जियोन प्रोसेसर के लिए यूज होता है। जियोन प्रोसेसर स्पेशली सर्वर के लिए डिजाइन किया जाता है। नॉर्मल किसी लैपटॉप डेस्कटॉप में जियोन प्रोसेसर नहीं होता है। स्पेशली सर्वर जहां पे होती है उस जगह पे जियोन प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपको एक हाई स्पीड प्रोसेसिंग मल्टी प्रोसेसिंग मिल सके, जो कि नवंबर 2008 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आज के डेट में अगर चले हुए प्रोसेसर की बात करो सॉकेट का तो वो एलजी 1155 होता है जिसको सॉकेट H2 कहते हैं। तो 1155 पिन होता है उसमें। और उसमें अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो कोर i3, कोर i5, कोर i7 ये सपोर्टेड सीपीयू इस एलजी 1155 H2 में आता है, जो कि जनवरी 2011 में लॉन्च हुआ था। स्पेशली आज के जितने भी डेस्कटॉप कंप्यूटर आते हैं उनमें आपको ये सारे प्रोसेसर देखने को मिलेगी, ये सारे सॉकेट देखने को मिलेगी, जिसमें सॉकेट टी, सॉकेट एच, सॉकेट बी, सॉकेट H2 फेमस है, जिसमें आपको अलग अलग सपोर्टेड सीपीयू मिल जाता है। तो आप ये सॉकेट का टाइप इजिली पिंस के हिसाब से जो सॉकेट होती है मदरबोर्ड में वहां पे देखोगे, वहां पे ये सॉकेट का टाइप लिखा रहेगा एलजी 1155। मतलब समझ जाओ कि आपका प्रोसेसर यहाँ पे उस सॉकेट पे i3 भी लगाया जा सकता है, i5 भी लगाया जा सकता है, i7 को भी लगाया जा सकता है। कोई इशू नहीं है कि आप कौन सा प्रोसेसर वहां पे लगा रहे हो। मतलब आप कोई भी परचेज करके लगा सकते हो। सपोज आप i3 यूज कर रहे हो, आपको लगा नहीं थोड़ा एडवांस होना चाहिए प्रोसेसर, तो वहां पे आप i5 को रिप्लेस करके लगा सकते हो। ये था हमारा एक सिनेरियो बेस्ड सिंपली सीपीयू सॉकेट से रिलेटेड। आज का हम लोग का जो खास है वो है प्रोसेसर का स्पीड और मेमोरी ग्राफिक्स, ताकि हम लोग लैपटॉप बाइंग किसी को सजेस्ट कर सके या अपने खुद के लिए ले सके, ये हम लोग समझ सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा सॉकेट क्या है, सॉकेट का टाइप क्या होता है, उसमें नंबर ऑफ पिंस क्या होते हैं, उस पिंस के आधार पे कौन कौन सा प्रोसेसर उसमें सपोर्ट करेगा, इसका लिस्ट मैंने आपको कुछ शॉर्ट टर्म में बताया जो आज के डेट में रनिंग में है, ना ओल्ड बताया ना लेटेस्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं समझता हूं आगे का हम लोग देखते हैं। अवेलेबल i3 आज के डेट में स्पेशली i3 प्रोसेसर अवेलेबल है और वही आज के डेट में मोस्ट लैपटॉप डेस्कटॉप में आपको मिल जाते हैं। तो इस i3 का क्या प्रोसेसर नंबर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मैंने आपको कल बताया था कैश मेमोरी के बारे में, कैश मेमोरी एक ऐसी मेमोरी जो रिपीटेड वर्क को इंफॉर्मेशन को स्टोर रखता है, जिसकी वजह से आपका फास्ट प्रोसेसिंग हो पाती है। तो उस कैश मेमोरी से रिलेटेड बातें हम लोग जानेंगे। तो पहला जो हमारा प्रोसेसर है i3 का, उसका अगर नंबर बोलूं तो वो है i3 4000M। i3 4000M जो होती है वो मॉडल आपको जब प्रोसेसर लोगे तो वहां पे आपको ये लिखा हुआ मिलेगा i3 4000M।
तो ये 4000 एम अगर लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है ये समझना जरूरी है। इसका मतलब इसमें कैश मेमोरी 3.0 MB की होती है। 3.0 MB तक डेटा आपका कैश में स्टोर होता है। इसकी जो रफ्तार बात करें, क्लॉक स्पीड, यानी ये जो डेटा ट्रांसफर का जो इसका फ्रिक्वेंसी होता है वो 2.40 गीगाहर्ट्ज होता है, GHz का होता है। और इसका कोर ऑफ थ्रेड का बात करूं तो 2/4 थ्रेड होती है। इसमें 4 लेयर होती है प्रोसेसर का, जो मैंने मल्टी कोर्स का बात किया था। i3 में 2/4 का, यानी 3 थ्रेड मिला करके 4 होती है। मैक्सिमम पावर का बात करूं तो 37 होता है, 3.7 वोल्ट का पावर लेता है। और इसके साथ अगर आप ये प्रोसेसर लेते हैं तो आपको इसके साथ इंटेल HD ग्राफिक्स मिलेगा, इंटीग्रेटेड वाला 4600 का आपको इंटीग्रेटेड इंटेल HD ग्राफिक्स एक नॉर्मल प्रोसेसिंग के साथ आपको मिल जाता है यहाँ पे इंटीग्रेटेड। ठीक है, अभी के लैपटॉप में आपको इंटीग्रेटेड और डेडिकेटेड दोनों मिलते हैं, तो आपको डिसाइड करना है इंटीग्रेटेड लेना है डेडिकेटेड, इसके बारे में मैं अभी आगे बता रहा हूं। अभी सिर्फ मैं आपको बताता हूं प्रोसेसर का क्या मॉडल है, क्या नंबर है, और उसके हिसाब से क्या क्या आपको उसका कैश मेमोरी, क्या डेटा ट्रांसफर रेट आपको मिल जाता है। दूसरा हमारा i3 का जो मॉडल है वो हमारा है i3 405U। जैसे एक है 4000M, वैसे ही है 4005, यानी 4005U। इसमें भी आपको कैश मेमोरी मिलती है 3.0 MB, और यहाँ पे आपको जो क्लॉक स्पीड मिलता है वो 1.70 गीगाहर्ट्ज का मिल जाता है। इसकी जो कोर थ्रेडिंग है वो भी सेम है, 2/4 अपन को मिलता है आपको कोर थ्रेडिंग। ठीक है, और इसमें ग्राफिक्स आपको इंटेल HD का 4400 ग्राफिक्स आपको मिल जाती है, यानी इंटेल HD ग्राफिक्स 4600 से थोड़ा कम 4400 आपको मॉडल यहाँ पे मिलता है। थर्ड तो हमारा i3 का मॉडल है वो i3 4100E। यहाँ पे भी कैश मेमोरी आपको 3.0 MB का ही मिलता है, और आपको जो है यहाँ पे स्पीड 2.40 गीगाहर्ट्ज कोर i3 400M के बराबर ही मिल जाता है। पावर कंज्यूमिंग सेम है, यहाँ पे 37 है, और हमारा जो सेकेंड 4005U था उसका पावर कंज्यूमिंग यहाँ पे 15 था, कम था। यहाँ पे आपको पावर कंज्यूमशन थोड़ा 3.7 वोल्ट का ही मिलता है, और ग्राफिक्स आपको बिल्कुल 4600 सेम मिलती है जो आपको 400M। यानी हम लोग कह सकते हैं कि i3 4000M जो हमारा प्रोसेसर है और i3 4100E जो प्रोसेसर है, इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम है। तो अगर आपको i3 4000M वाला मिल जाता है मॉडल तो भी आपको वही स्पीड मिलेगी, और i3 4100E का मॉडल मिल जाती है तो भी आपको स्पीड वही मिलने वाली है। नेक्स्ट हमारा जो i3 प्रोसेसर है उसकी मॉडल है i3 4102E जो 3.0 MB का कैश मेमोरी के साथ अवेलेबल है, 1.60 गीगाहर्ट्ज। यहाँ पे आपको स्पीड थोड़ी कम मिलती है, और आपका जो कोर थ्रेडिंग सेम है, वोल्टेज कंज्यूमशन थोड़ा और कम है 2.4, और इंटेल HD ग्राफिक्स यहाँ पे भी आपको 4600 प्राप्त हो जाता है। इस चैट के माध्यम से मैंने आपको ये बताना चाहा कि आज के डेट में i3 का क्या क्या मॉडल अवेलेबल है जो कि लैपटॉप्स में, डेस्कटॉप में आपको मिल जाती है, और इसके साथ आपको क्या क्या i3 का स्पीड देखने को मिलता है। जैसे कि स्पेशली 3 टाइप का स्पीड हमें मिला, एक 2.40 गीगाहर्ट्ज वाला, एक 1.70 गीगाहर्ट्ज वाला, और एक 1.60 गीगाहर्ट्ज वाला। इसके अलावा एक एडवांस लेवल का भी आता है 3.0 गीगाहर्ट्ज वाला, जो कि थोड़ा एडवांस होता है, 2.40 गीगाहर्ट्ज का कोस्ट इफेक्टली होती है। ठीक है, तो ये i3 प्रोसेसर आज के डेट में आपको क्या क्या मिल जाएगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग प्रोसेसर पे आते हैं जो कि है i5 प्रोसेसर, कोर i5 का अगर मैं मॉडल की बात करूं तो i5 का पहला मॉडल जो हमारा आता है i5 4200H आता है, जिसकी कैश मेमोरी 3.0 MB ही होती है, और इसका क्लॉक स्पीड यानी इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है, क्लॉक स्पीड यानी प्रोसेसर जो काम करने की रफ्तार होती है वो 2.80 गीगाहर्ट्ज की होती है। और इसमें आपको कोर ऑफ थ्रेड्स जो होती है 2/4 का ही मिल जाता है, यानी टोटल 5 कोर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलती है। जैसा कि कोर i5 नाम है तो यानी 5 कोर होंगे। मैक्सिमम पावर जो है इसका 47, और इसमें भी आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स इंटेल HD ग्राफिक्स 4600 अवेलेबल है। i5 का जो दूसरा मॉडल है i5 4440 है, इसमें आपको कैश मेमोरी मैक्सिमम मिलता है 6.0 MB का कैश मेमोरी आपको अवेलेबल है।
स्पीड का बात करूं तो यहाँ पे आपको हाईएस्ट स्पीड मिल रहा है 3.10 गीगाहर्ट्ज का स्पीड आपको मिल जा रहा। तो यानी कोर i5 4440 का जो प्रोसेसर का मॉडल है वहां पे आपको मैक्सिमम स्पीड मिल जाती है, मैक्सिमम कैश मेमोरी मिल जाता है, मैक्सिमम पावर भी कंज्यूम होता है यहाँ पे। और ग्राफिक्स की बात करूं तो नॉर्मल सेम ग्राफिक्स आपको मिलती है। कोर i5 का जो हमारा थर्ड मॉडल है वो है हमारा i5 4440S। उसमें भी आपको कैश मेमोरी 6.0 MB का ही मिलता है और स्पीड आपको 2.80 गीगाहर्ट्ज का मिलता है। कोर थ्रेड आपको 4x4 का मिलता है, यानी यहाँ पे कोर थ्रेडिंग थोड़ा आपको 4x4 अपॉन का आपको मिल जाती है। मैक्सिमम पावर 65 इंटेल एचडी ग्राफिक्स के साथ आपको अवेलेबल मिलता है। नेक्स्ट हमारा जो मॉडल है कोर i5 4400E। यहाँ पे आपको कैश मेमोरी 3.0 MB जो कि कम मिलती है और आपको कोर थ्रेडिंग स्पीड की मैं बात करूं तो 2.70 गीगाहर्ट्ज का स्पीड आपको मिल जाता है, एक नॉर्मल स्पीड मिल जाती है। 3.7 पावर कंज्यूमर इंटेल एचडी ग्राफिक्स के साथ आपको अवेलेबल इजीली हो जाती है। तो i3 के बाद i5 का क्या क्या स्पीड अवेलेबल है इस चार्ट के माध्यम से आप इजीली समझ सकते हो, ताकि आपको जैसा स्पीड लेनी है वैसा मॉडल को आप देखो और उसमें स्पीड को आप इजीली सब पहचान सको कि आपके प्रोसेसर का मॉडल के हिसाब से आपको क्या स्पीड, क्लॉक स्पीड मिल रहा। सारा चीज डिपेंड करते हैं आपके क्लॉक स्पीड और कैश मेमोरी पे, इसलिए मैंने इसको ज्यादा हाईलाइट करते हुए आपको बताने की कोशिश की। नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेसर है वो है कोर i7, यानी i7 प्रोसेसर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे i7 हमको मिल जाता है 975 मॉडल के साथ 3.33 फ्रीक्वेंसी गीगाहर्ट्ज, टर्बो फ्रीक्वेंसी यानी 3.6, मैक्सिमम इसका 3.6 गीगाहर्ट्ज तक होता है। यहाँ पे कैश मेमोरी आपको मैक्सिमम मिल जाती 8 MB। अब यहाँ पे रैम का मैं बात करूं तो आपको i7 में 3 चैनल वाला DDR3 1066 मेगाहर्ट्ज का रैम मिल जाता है। 3 चैनल यानी आप एक कंप्यूटर में 3 रैम लगा सकते हो। 3 का मतलब चैनल मतलब होता है 3 रैम वाला, 3 चैनल यानी 6 रैम। अगर डेस्कटॉप की बात करूं तो वहां पे 6 रैम लग सकती है। DDR3 मिलेगी 1066 मेगाहर्ट्ज स्पीड के साथ। यहाँ पे आपको जो कोर है वो 4 होगा और इसकी जो हाइपर थ्रेडिंग होगी वो 8 होगी। 7 कोर i7 का 8 कोर के साथ आपको मिलेगी। जून 2009 में ये लॉन्च हुआ था और इसका सॉकेट मैं पहचानू i7 975 का तो यहाँ पे सॉकेट आपको मिलता है LGA 1366। LGA 1366 जो मॉडल है यानी 1366 पिन के साथ आपको यहाँ पे वो सॉकेट इसका अवेलेबल है, जिसमें स्पीड आपको मैक्सिमम 3.33 गीगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी स्पीड आपको इजीली मिल जाती है। मैंने स्पेशली आपके लिए पूरा पूरा चार्ट ही ला दिया ताकि आपको ये समझने में बहुत आसानी हो। इस चार्ट के सहायता से कोई भी समझ सकता है आसान तरीके से कि क्या क्या मॉडल अवेलेबल है, क्या स्पीड मिलती है, क्या कैश मेमोरी मिलता है, मेमोरी चैनल कौन सा मिलता है, रैम कितना मिलेगा, कब ये बना था, इसमें कोर्स कितने अवेलेबल है, हाइपर थ्रेडिंग कितनी अवेलेबल है। एक एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं। दूसरा जो हमारा i7 का मॉडल है वो हमारा i7 950। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गीगाहर्ट्ज में हमें 3.06 गीगाहर्ट्ज का मिल जाती है। मैक्सिमम टर्बो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 3.33 गीगाहर्ट्ज का मिलता है। कैश मेमोरी यहाँ पे मैक्सिमम 8 MB तक अवेलेबल है। यहाँ पे भी 3 चैनल वाला DDR3 1066 मेगाहर्ट्ज का रैम आप यूज कर सकते हो। 1066 मेगाहर्ट्ज DDR3 का रैम यूज कर सकते हो। यहाँ पे कोर्स आपको 8 हाइपर थ्रेडिंग के साथ HT के साथ अवेलेबल है और टोटल 8 कोर्स आपको मिल जाते हैं। जून 2009 में इसको भी लॉन्च किया गया था। LGA 1366 इसमें भी पिंस लगती है। प्राइस भी यहाँ पे इंडियन नहीं अमेरिकन करेंसी के हिसाब से $570 रुपए में आपको ये प्रोसेसर अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। बट इन रिटेल मार्केट में आपको ये थोड़ा और महंगा पड़ेगा। i7 870 जो हमारा थर्ड मॉडल है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी थोड़ी लो हो जाती है। 2.93 में गीगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी मिलता है। मैक्सिमम आपको टर्बो फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो 3.6 मेगाहर्ट्ज तक मिलता है। 2.93 से लेकर के 3.6 मेगाहर्ट्ज तक का फ्रीक्वेंसी मिलता है। कैश मेमोरी आपको सेम 8 MB तक मिल जाता है। यहाँ पे 2 चैनल वाला DDR3 13333 यानी 1333 मेगाहर्ट्ज का DDR3 का रैम आपको इजिली यहाँ पे सपोर्ट करती है। यहाँ पे 4 कोर होते हैं 8 हाइबर थ्रेडिंग के साथ में, जो कि सितंबर 9 में लॉन्च किया गया था। LGA 1156 जो अभी मैंने आपको मॉडल बताया वो मॉडल वाला सॉकेट आपको यहाँ पे अवेलेबल देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेसर है वो i7 860 यानी 860
मॉडल के साथ 2.8 गीगाहर्ट्ज इसकी फ्रिक्वेंसी होती है, 3.46 इसका मैक्सिमम टर्बो फ्रिक्वेंसी होता है, 8 MB का केस मेमोरी यहाँ पे भी आपको मिलता है, 2 चैनल के साथ DDR3 का 1333 मेगाहर्ट्ज का रैम आपको मिलेगा और 4 कोर के साथ 8 हाइब्रिड थ्रेडिंग का प्रोसेसिंग मिलेगी और LGA 1156 सेम मॉडल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा है i7 920 मॉडल में आपको 2.66 गीगाहर्ट्ज का मैक्सिमम मिनिमम फ्रीक्वेंसी से लेकर के 2.93 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिलेगी, 8 MB का कैश मेमोरी मिलेगा और 3 चैनल वाला DDR3 रैम मिलेगी 1333 मेगाहर्ट्ज के साथ, जो कि आपकी होगी 4 कोर माइक्रो थ्रेडिंग के साथ 8 हाइपर थ्रेडिंग के साथ आपको मिलेगी। ये लॉन्च आपका नवंबर 2008 में LGA 1366 पिन के साथ किया गया था। सबसे कॉस्टली आपका सबसे लो कॉस्ट में आपको मिल जाता है। तो i7 प्रोसेसर की बात करूं तो आपको अलग अलग स्पीड में मैक्सिमम 3.33 मेगाहर्ट्ज के स्पीड में आज के डेट में अवेलेबल है। तो अगर आपको मैक्सिमम स्पीड चाहिए तो आपके लिए i7 बेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रोसेसर का स्पीड आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि i3, i5, i7 में क्या फर्क है। मुख्य रूप से i3 में जो कोर्स होती है वो मैक्सिमम होती है, i5 में उससे भी डबल होती है और i7 में उससे भी डबल होती है। अब डिपेंड करता है आपको कैसा प्रोसेसर लेना है, जितना हाई लेवल प्रोसेसर लोगे उतना आपको कॉस्ट पड़ेगी। तो आप अपने बजट के हिसाब से मॉडल को देखते हुए प्रोसेसर को चूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट चीज जानने लायक है वो है ये है कि ग्राफिक्स कार्ड इंटीग्रेटेड और डेडिकेटेड में क्या अंतर होता है। ये इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड क्या होता है और डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड क्या होता है, मैं सिंपली शॉर्ट टर्म में बता दूं तो कोई भी लैपटॉप डेस्कटॉप में जो इनबिल्ड ग्राफिक्स होती है, जो मदरबोर्ड के साथ में अटैच होती है, जो इनबिल्ड सीपीयू को, इनबिल्ड रैम को इस्तेमाल करके हमें एक नॉर्मल सा वीडियो इंटरफेस देती है, उसको हम लोग इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कहते हैं, जो कि हर डेस्कटॉप में आपको मिलना ही मिलना है। उसकी अपनी एक ग्राफिक्स क्षमता होती ही होती है। जबकि डेडिकेटेड एक ऐसी ग्राफिक्स कार्ड होता है जो कि एक्स्ट्रा लगाया जाता है आपके सिस्टम यूनिट में, आपके लैपटॉप में, डेस्कटॉप में अलग से एक कार्ड लगा होता है, एक कार्ड लगा, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, ये एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है जो कि डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए, स्पेशली गेमिंग के लिए या वीडियो मिक्सिंग के लिए इस तरह का कार्ड आपको मिल जाता है, जिसमें कंप्लीट सॉकेट होती है, एक फैन लगा होता है, हीटसिंक होता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा हीट होता है, क्योंकि इसमें ग्राफिक्स मेमोरी बहुत ज्यादा होती है, इसका अपना प्रोसेसर होता है, अपना रैम होता है। तो वैसा ग्राफिक्स कार्ड जिसका खुद का प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसका खुद का मेमोरी यूनिट होता है, जिसकी खुद की एक क्षमता होती है, स्पीड होता है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है, तो उसको डेडिकेटेड कहते हैं। जबकि इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड जो होता है वो आपके डेस्कटॉप लैपटॉप में इनबिल्ट होता है, वहां पे आपको एक्स्ट्रा लगा हुआ नहीं रहता, वो जो है कंप्यूटर के ही प्रोसेसर को यूज करता है, उसके ही रैम को यूज करता है, उसके ही स्टोरेज को यूज करता है, उसकी कोई अपनी क्षमता नहीं होती है, बट वो इंटीग्रेटेड होती है। नॉर्मली इंटीग्रेटेड आपको हर डेस्कटॉप लैपटॉप में मिल जाएगा, बट डेडिकेटेड लेना हो तो आपको बोलना पड़ेगा कि मुझे डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड चाहिए। हाँ, आपको क्यों चाहिए, तो आपका अगर ग्राफिक्स से रिलेटेड हाई वर्क है तभी आप डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड लेते हैं, तभी आप डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको डिजाइनिंग करनी है, ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, आप कॉरल ड्रॉ पे काम करते हैं, आप वीडियो मिक्सिंग करते हैं, आप गेम खेलते हैं, तो उन केस में आपको डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड ही लेनी होती है, क्योंकि वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तभी आपका कंप्यूटर सही परफॉर्मेंस देगा और आपका काम सही से हो पाएगा। चलिए इसको डिफरेंस को हम लोग बारीकी से समझते हैं कि डेडिकेटेड और इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड में क्या अंतर है। मुख्य रूप से डिफरेंस की मैं बात करूं तो पहला मैं डिस्क्रिप्शन बता दूं डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड का। इज एन एक्सटर्नल अटैचमेंट दैट इज कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड, यानी आपका, मैंने जैसे कि बताया कि डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड जो होती है वो एक्सटर्नल होती है, बाहरी होती है, जो कि आपके सिस्टम बोर्ड, मदरबोर्ड, लैपटॉप या डेस्कटॉप में लगाया जाता है बाहर से, वो एक कार्ड होता है। ठीक है, अगर इंटीग्रेटेड का बात करूं तो इज एन इंटरनल अटैचमेंट, ये आपके इंटरनल होते हैं, इंटरनल मदरबोर्ड से कनेक्टेड होते हैं इनटू द मदरबोर्ड ऑन द सीपीयू। हमारे सिस्टम यूनिट में, हमारे लैपटॉप में, हमारे डेस्कटॉप में इंटरनली वो अटैच होता है, बाय डिफॉल्ट होता है।
ठीक है। और जबकि डेडिकेटेड एक्सटर्नल होता है, बाहर से भी लगा सकते हो और अंदर से भी आप उसको अटैच कर सकते हो वो डेडिकेटेड, बट आपको वो एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है, एक्सटर्नल होता है, बाहर से ही वो अटैच किया जाता है, वो डेडिकेटेड हो गया। इंटीग्रेटेड यानी जो आपके सिस्टम में इनबिल्ट होता है, पहले से ही लगा होता है अंदर से, तो वो आपका इंटीग्रेटेड हो गया। ऑल्सो नॉन एज डिस्क्रीट जीपीयू फॉर डिस्क्रीट ग्राफिक्स कार्ड। डिस्क्रीट जीपीयू, जीपीयू का मतलब होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, यानी आपके डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड में अपना एक ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट बना होता है। और जबकि इंटीग्रेटेड में ऑन बोर्ड वीडियो, आपके बोर्ड में ही वो वीडियो का इंटरफेस है, VGA है, HDMI है, जो भी है वो आपका इनबिल्ट है, आपको अलग से कोई उसमें ग्राफिक्स यूनिट नहीं मिलता है, वो आपको सेम उसी बोर्ड पे आपको अवेलेबल है। जैसे मैंने आपको बताया था डेस्कटॉप में VGA पोर्ट होता है, HDMI पोर्ट होता है VGA इंटरफेस के लिए, बस उसी में आपको ग्राफिक्स इनबिल्ट है, आपको पर्टिकुलर साइज का ग्राफिक्स मिल जाता है। इंटेल HD 4000, 4600, 4500 आपको हर लैपटॉप में इंटीग्रेटेड अवेलेबल मिल जाएगी इसलिए, ठीक है। अब जीपीयू, थर्ड अंतर जीपीयू का, जीपीयू का मतलब होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। तो जो डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड होता है उनका अपना खुद का ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट यानी जीपीयू होता है, यानी उनके पास खुद का अपना एक ग्राफिक्स को कैसे प्रोसेस करना है, कैसे काम करना है, वो समझने के लिए एक ब्रेन होता है। जैसे सीपीयू हमारा ब्रेन है कंप्यूटर का, वैसे ग्राफिक्स का एक ब्रेन अलग से होता है जिसको कहते हैं जीपीयू। एक हो गया सीपीयू, एक होता है जीपीयू। जीपीयू का मतलब होता है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट इज द ब्रेन ऑफ ग्राफिक्स कार्ड, यानी जो ग्राफिक्स कार्ड का ब्रेन हो, यानी जो हम लोग एक्सटर्नली डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लगा रहे हैं तो उसमें हमको जीपीयू का फीचर मिलता है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट मिल जाती है, उसकी खुद की ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होती है जो ग्राफिक्स वर्क को प्रोसेस करने में उसकी हेल्प करती है, ग्राफिक्स को समझने में, ग्राफिक्स से रिलेटेड वर्क करने में मदद करती है। जबकि इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड में, इंटीग्रेटेड जो इनबिल्ट आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप में ग्राफिक्स कार्ड होता है, उसमें कोई भी जीपीयू नहीं होता है, वो उसी सीपीयू से ही काम करता है, यानी उसको कंट्रोल करने का काम आपका सीपीयू करता है। जबकि डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड को कंट्रोल करने या उससे रिलेटेड वर्क करने का काम उसका अपना प्रोसेसर करता है, जिसको जीपीयू कहते हैं, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट करते हैं। क्लियरली। रैम, रैम के टर्म में हैज इट्स ऑन रैम। आपकी जो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड होता है एक्सटर्नल वाला मैंने बताया, उसका अपना खुद का रैम भी होता है, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, उसकी अपनी मेमोरी होती है कि वो कितना रैम पे आपको वर्क करने देगा। एक तो आपका खुद का सिस्टम का रैम अलग हो गया, अब आप डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लगाओगे तो उसका अपना खुद का भी मेमोरी होता है, यानी आपको 4 GB रैम आपके लैपटॉप में है और सपोज करो आपने 4 GB का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लिया, या इसका मतलब यह है कि 4 GB आपको मेमोरी मिली ग्राफिक्स के लिए अलग से, ठीक है। तो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड का अपना खुद का रैम होता है। और जबकि इंटीग्रेटेड जो ग्राफिक्स कार्ड होता है अंदर वाला इनबिल्ट, उसमें अपना वो जो सिस्टम की मेमोरी होती है उसी को यूज करनी होती है, वो उसी के रैम पे काम करता है। यूज द सिस्टम रैम, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ, ये सिस्टम के रैम को से ही काम करता है, इसका अपना खुद का रैम नहीं होता है। नेक्स्ट, पावर कंज्यूम्शन हाइयर। डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड, अब जाहिर सी बात है इसकी अपनी रैम है, इसका अपना जीपीयू है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट है, इतना हाई लेवल का वर्क करेगा, हाई लेवल का परफॉर्मेंस देगा, तो इसमें पावर कंज्यूमिंग हाइयर होती है, ज्यादा पावर यूज करता है। और यहाँ पे पावर कंज्यूमिंग लोअर होता है। अब एक चीज आप समझो, जब ये पावर ज्यादा यूज करता है यानी इसमें हीटिंग प्रॉब्लम ज्यादा होता है, ये ज्यादा हीट करता है, इस वजह से इस पे हीट सिंक लगे होते हैं, फैन लगी होती है ताकि इसके हिट्स को कम कर दिया जाए और ये अच्छा से वर्क करता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, ये समझना बहुत जरूरी है। तो आपका यहाँ पे पावर कंज्यूमिंग हाइयर होता है डेडिकेटेड की, और इंटीग्रेटेड की पावर कंज्यूमिंग लोअर होता है, कम होता है, मिनिमम होता है। अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है प्रोसेसिंग पावर। यूजुअली हाइयर होता है, यानी ये हाइयर स्पीड से प्रोसेस करता है, काम को बहुत तेजी से करता है, बहुत उच्च रफ्तार से करता है, जल्दी करता है। इस वजह से डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड सिर्फ उनके लिए बेस्ट है जो गेमिंग करते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग करती है, कोरल पे काम करते हैं, इस तरह के जो भी प्रोफेशनल के लोग हैं जिनको ग्राफिक्स से रिलेटेड काम करना है। जैसे कि आप इंजीनियर हो, मान लो आप आर्किटेक्चर हो, आप आर्किटेक्टिंग ऐप पे काम करते हो, आप कोरल ड्रो का यूज करते हो, तो वहां पे आपको अच्छी ग्राफिक्स चाहिए होती है। तो आपके लिए अच्छा होगा अगर आप लैपटॉप ले रहे हैं तो आप डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड बेस्ड लैपटॉप का चयन करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, वो आपके लिए आप परफॉर्मेंस यूजुअली हाइयर आपको मिलेगा। जबकि अगर आप इंटीग्रेटेड ले लेते हो तो फिर आगे जा करके आपको प्रॉब्लम होगी। हालांकि आपने i3 लिया, i5 लिया या i7 लिया,
बट आपने डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं लिया तो आगे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, दिक्कतें हो सकती है। जब भी आप अपने ऐप को, आप अपने सॉफ्टवेयर को लॉन्च करोगे अपना वर्क करने के लिए, ग्राफिक्स वर्क करने के लिए, तो वहां पे आपको हैंगिंग प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, स्लो परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। सो अगर आप चाहते हो कि आपका ऐसा परफॉर्मेंस से रिलेटेड दिक्कत नहीं आए, आप ग्राफिक्स डिजाइनर हो, तो आपके लिए डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड एक बेस्ट ऑप्शन है। थोड़ा पे यहाँ पे 5,000, 2,000, 1,000 इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा लगेगा आपको, बट आपका जो है वर्क आपका फास्टर होगा, प्योर होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जबकि इंटीग्रेटेड में आपको प्रॉब्लम होनी है। कारण यहाँ पे वो क्या करेगा, आपका सिस्टम रैम को यूज कर रहा है, आपका ग्राफिक्स भी रैम का यूज कर रहा है, आप भी रैम को यूज कर रहे हो। यहाँ पे ओवरऑल सब मिलकर के एक ही बंदे को परेशान कर रहे हो, तो क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। सिंपली समझो भाई इस चीज को। मैंने एक पूरा का पूरा चार्ट आपको दे दिया है, इस चार्ट को आप देखो, आप बारीकी से फिर रिपीट इस चार्ट को पढ़ो, कमेंट करो अगर कोई डाउट होता है आपको फिर से, ठीक है। अब रैम की मैं बात करूं तो जैसा मैंने बताया था कि अगर आपको लैपटॉप लेनी है तो 3 चीजें देखनी है। पहली आपको प्रोसेसर के बारे में मैंने आपको बताया, ग्राफिक्स के बारे में बताया, आपको रैम के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर से एक बार बता देता हूं। तो रैम आपको उतना ही लेना है, उतना ही प्रेफर करना है जितनी आपकी वर्क कैपेसिटी होती है। यानी आज के डेट का अगर मैं बात करूं तो मिनिमम अगर आप एक न्यू लैपटॉप बिल्ड कर रहे हैं तो आप 4 से 8 जीबी का रैम जरूर परचेज करें। मिनिमम 4 से 8 जीबी का रैम आप इंस्टॉल करें और मिनिमम DDR3 का इस्तेमाल करें। आपको एक हायर परफॉर्मेंस सिस्टम आपको मिलेगी, एक अच्छा स्पीड आपको मिल जाएगा। मिनिमम 4 से 8 जीबी, 4 जीबी से नीचे का रैम यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब आप स्लो परफॉर्मेंस में जी रहे हैं, ठीक है। और 4 से 8 जीबी का रैम आप यूज करेंगे, आप ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड यूज करेंगे, देन आपको कोई भी इश्यू नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन पूरा आपको क्लियर हो गया होगा, 100% आपको हर एक चीज समझ में आ गई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो, कुछ सीखे हो तो लाइक करो। और वैसे लोग जिनको सच में कुछ नीड है या लैपटॉप लेनी है, आपसे किसी ने बात किया तो उनके साथ आप इस वीडियो को क्या करो, आप शेयर कर दो ताकि उनका भी कुछ काम हो जाए, शायद उनको कुछ समझ में आ जाए तो वैसा ही वो दुकान में जाकर के वैसा चीज ले सके। आप डायरेक्टली मुझसे कमेंट भी कर सकते हो क्या लैपटॉप लेना चाहिए, क्या मॉडल है, तो मैं उससे रिलेटेड भी एक सेशन आपके लिए बनाऊंगा कि कौन सा मॉडल में आपको इनमें से कौन सा फीचर मिल जाएगा, कौन सा फीचर से आपका फायदा होगा, कैसा आपका काम है। या आप कमेंट करके बताओ आपको किस काम के लिए लैपटॉप लेनी है, क्या बजट लेनी है, तो वैसा कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप का डिटेल मैं आपको बता दूंगा वीडियो के माध्यम से, ठीक है। सब्सक्राइब तो आप कर ही लिए होंगे, अगर नहीं किए तो अभी करो और बेल आइकन को भी हिट करो ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास हर दिन आता रहे, कंटिन्यू आपका क्लास ये चलता रहे फ्रेंड्स। सो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट जरूर करो। कमेंट में क्वेश्चनिंग करना बहुत जरूरी है। सो कमेंट बॉक्स में जाकर के प्लीज कमेंट करो, कमेंट करके बताओ आपको जो भी डाउट है, जो भी जानना हो, जो भी सीखना हो, किसी भी क्लास से रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा क्लास चाहिए हो तो आप बताओ, तो उससे रिलेटेड मैं आपके लिए सेशन अरेंज करने की बहुत बहुत कोशिश करूंगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, ओके बाय, गुड बाय, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।